नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे धनंजय कृत 10 रूपक के विषय में। 10 रूपक के प्रथम प्रकाश में हम देख रहे थे कि पंच संधि किन से मिलकर बनी होती है। 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 कार्यावस्थाएं और उनसे मिलकर के 5 संधि बनती है। और उन 5 संधियों के नाम कौन कौन से हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। इसके पश्चात हमने देखा था कि इन संधियों के अंग जो होते हैं, तो सभी जो 5 संधियां हैं उनके अंग जो हैं वो 64 अंग हो जाते हैं कुल मिलाकर के। 12-13 और चतुर्दश अंक जो अंतिम निर्वहन संधि है उसके 14 अंग होते हैं, चतुर्दश अंक होते हैं। इस तरह से संपूर्ण रूप से संधि अंग कितने हैं? 64 हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बात और आती है। आचार्य ने बीच में एक बात कही है कि संधियों के इन 64 अंगों के होने का प्रयोजन क्या है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि जो इन 64 अंग हैं संधियों के, उनका प्रयोजन क्या है। तो पहले इनके प्रयोजन देख लेते हैं। क्या कहा है? उक्त अंगानाम, यानी जो ये कहे गए अंग हैं, 64 अंग हैं, वो कितने हैं? ये जो अंग कहे गए हैं संधियों के वो कितने हैं? 64 हैं। चतुष्षष्टि ही उक्त अंगानाम चतुष्षष्टि ही सोढ़ा चैसा प्रयोजनम। प्रयोजनम है यहाँ पर, प्रयोजनानी नहीं है, ध्यान रखना। यानी ये 6 प्रयोजन मिलकर के इनके प्रयोजन होते हैं, अलग अलग प्रयोजन नहीं है, एक एक प्रयोजन को नहीं देखा जाएगा। यानी ये सामूहिक रूप से इन संधियों के 64 अंगों के प्रयोजन है, इसलिए इनको प्रयोजनम कहा है, न कि प्रयोजनानी। मूल पुस्तक में प्रयोजनम लिखा हुआ है। ऐसी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न गलत होते हैं कि प्रयोजन बहुत सारे हैं, 6 हैं, तो फिर हम इनको प्रयोजनानी समझ लेते हैं। लेकिन आचार्य ने मूल रूप से क्या लिखा हुआ है? प्रयोजनम लिखा हुआ है। तो प्रयोजनम ध्यान में रखिएगा। तो इनके कितने प्रयोजन हैं? 6 प्रयोजन हैं। वो 6 प्रयोजन कौन से हैं? संधियों के 64 अंग हैं, उनके 6 प्रयोजन कौन से हैं? इष्टस्य, अर्थस्य, रचना, गोप्यस्य गुप्ति, प्रकाशनम, रागः है, प्रयोगस्य आश्चर्यम, वृत्तांतम, उपछय। जो 6 प्रयोजन हैं संधि के 64 अंगों के, संधियों के जो कुल 5 संधियों के 64 अंग हैं, उनके प्रयोजन कितने हैं? 6। ध्यान रखना, 60 प्रयोजन, सोढ़ा प्रयोजनम, 6 प्रयोजन हैं। और वो कौन कौन से हैं? यानी इन संधियों के इन अंगों की आवश्यकता क्यों है, इनका प्रयोजन क्या है? इष्टस्य अर्थस्य रचना। जो इष्ट अर्थ है, किसी भी रूपक में जो चाहा गया अर्थ है कथा वस्तु का, उसकी रचना करना। तो इष्ट अर्थ की रचना करना। गोप्य से गुप्ति, जो गोप्य बातें हैं, जो छुपाने योग्य बातें हैं, उनको छुपाना। प्रकाशनम, जो प्रकट करने योग्य बातें हैं उनका प्रकटीकरण करना। राग, अभिनय के प्रति राग उत्पन्न करना, दर्शकों में अभिनय के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। प्रयोगस्य आश्चर्यम, जो प्रयोग किया गया है, जो अभिनय किया गया है, उनमें चमत्कारिता उत्पन्न करना, आश्चर्य उत्पन्न करना। आश्चर्य का मतलब है चमत्कारिता। तो जो प्रयोग है, जो अभिनय है, उसमें चमत्कारिता उत्पन्न करना, आश्चर्य उत्पन्न करना। और वृत्तांतम अनुपछये, वृत्तांत को, कथा वस्तु को विच्छिन्न नहीं होने देना, कथा वस्तु के तारतम्य को टूटने नहीं देना।
तो संधियों के 64 अंगों के प्रयोजन कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? इष्ट अर्थ की रचना, गोप्य के गुप्ती, जो प्रकाशित होने योग्य बातें उनको प्रकाशन करना, अभिनय के प्रति राग उत्पन्न करना दर्शकों में, रूपक के जो रूपक के दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो अभिनय को देखकर प्रसन्न हो, ऐसा राग उनमें उत्पन्न करना, प्रयोग जो अभिनय है उसमें चमत्कारिता उत्पन्न करना, और वृत्तांत की कड़ी को टूटने नहीं देना। ये प्रयोजन है किसके? संधियों के 64 अंगों के। ठीक है, ये तो बात हुई संधि, उनके अंग और उनके प्रयोजन, जिसका प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्या क्या? अर्थ प्रकृति, 5 अर्थ प्रकृति, 5 संधि और 5 कार्यावस्थाएं। कार्यावस्थाएं और जो अर्थ प्रकृति हैं उनसे मिलकर ही तो संधि बनी है। सर्वप्रथम अर्थ प्रकृति है, फिर कार्यावस्था, फिर संधि का विषय आता है। तो संधि, उसके अंग और उनके प्रयोजन का जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात आपके सामने एक जो लिखा हुआ है शब्द अर्थोपक्षेपक। तो ये अर्थोपक्षेपक क्या है? देखिए, हमने सर्वप्रथम देखा था जो वस्तु, नेता और रस 3 भेदक होते हैं। किसी भी रूपक में जो इतिवृत्त है, रूपक का इतिवृत्त के आधार पर अलग अलग से भेद किया गया है कि कौन सा नाटक है, कौन सा प्रकरण है, कौन सा बाण है और कौन सा व्यायोग है। ये जो 10 रूपक हैं, इनके भेदक कौन है? वस्तु, नेता और रस। अब वस्तु की बात हमने सर्वप्रथम की थी। वस्तु प्रकाश नाम है प्रथम प्रकाश का। धनंजय के 10 रूपक में 4 प्रकाश है, जिसमें से सबसे पहले हम प्रथम प्रकाश पर ही बात कर रहे हैं, तो कथा वस्तु पर बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम पहले प्रकाश में कथा वस्तु पर ही प्रकाश डाला गया है। उसके बाद में नेता और रस की बात आती है, और तृतीय प्रकाश में रूपकों के अलग अलग भेद है, उनकी बात आती है। तो प्रथम प्रकाश का वर्ण विषय क्या है? वस्तु प्रकाश। तो हम कथा वस्तु पर ही तो बात कर रहे हैं। तो जो कथा वस्तु थी उसको हमने देखा था कि 2 प्रकार की कथा वस्तु होती है, एक तो आधिकारिक और एक प्रासंगिक। आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु है वो किस आधार पर होती है? वो जो आधार था वो तो क्या था? फल के आधार पर। इतिवृत्त का जो फल है उसके आधार पर आधिकारिक और प्रासंगिक में कथा वस्तु को बांटा गया। अब एक और भेद है जिस आधार पर कथा वस्तु को बांटा गया है, यानी वापस कथा वस्तु की बात आ रही है। कथा वस्तु का विभाजन 2 प्रकार से और किया जाता है, जिसमें से एक आता है अभिनय के आधार पर। देखो, रूपक में क्या होता है? अभिनय होता है, और अभिनय क्या होता है? लोगों को दिखता है। लेकिन उस कथा वस्तु के अंतर्गत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता। जैसे मान लो रति क्रिया हो गया, मरण हो गया, चुंबन क्रिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको नहीं दिखाया जा सकता। तो फिर क्या करेंगे? कथा वस्तु के अंतर्गत उसको बताना तो जरूरी है दर्शकों को कि भाई जो भी कथांश का जो अंश है, कथा वस्तु का अंश है, उसको दिखाना और बताना तो आवश्यक है। तो दिखाया नहीं जा सकता ऐसी चीज़ों को। इस प्रकार की कथा वस्तु सूच्य कथा वस्तु कहलाती है। यानी अभिनय के आधार पर जब कथा वस्तु को बांटा जाता है तो 2 प्रकार से बांटा जाता है। फल के आधार पर जो आधिकारिक और प्रासंगिक हुई। अब अगर अभिनय के आधार पर, यानी अभिनय किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता कुछ चीज़ों का, तो जो अभिनय करके जो चीज़ें लोगों को दिखा दी, सामान्य रूप से सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कथा वस्तु पात्रों के द्वारा अभिनय करके जो दर्शक हैं उनको दिखा दी गई, वो तो कहलाती है दृश्य सर्वे। दृश्य सर्वे या दृश्य कथा वस्तु या वाच्य कथा वस्तु उसको कह सकते हैं, जिसका अभिनय किया जा सके। लेकिन जो कथा वस्तु जिसका अभिनय नहीं किया जा सके उसको हम कहेंगे सूच्य कथा वस्तु। क्या कहेंगे? सूच्य कथा वस्तु। यानी उसकी सिर्फ सूचना दे दी जाती है दर्शकों को कि कोई भी पात्र आकर के ये बता देगा कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये हो गई हैं, उनका अभिनय नहीं किया जा सकता। तो आगे हम बढ़ते हैं कथा वस्तु के भेद अभिनय के आधार पर। तो क्या कहते हैं आचार्य धनंजय? फिर से कथा वस्तु को 2 विभागों में बांटते हैं। किस दृष्टि से?
अभिनय की दृष्टि से, अभिनय के आधार पर ये विभाजन है। द्वेधा विभागम कर्तव्यम सर्वस्य अपीहम वस्तुनः। वस्तुनः यानी कथा वस्तु को, सर्वस्य अपीहम वस्तुनः संपूर्ण जो कथा वस्तु है, संपूर्ण जो बताने योग्य कथा वस्तु है, उसके फिर से द्वेधा विभागम कर्तव्यम, दो विभाग करते हैं, उसे दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो सूच्यम भवेत किंचित, कुछ कथा वस्तु तो क्या होगी? सूच्य होगी, और श्रव्य दृश्यम अथ अपरः, यानी अभिनय के आधार पर कथा वस्तु को दो भागों में बांटेंगे। द्वेधा विभागम कर्तव्यम यानी वस्तुनः कथा वस्तु को अभिनय की दृष्टि से द्वेधा विभागम कर्तव्यम दो भागों में बांटेंगे। उसमें से कुछ कथा वस्तु किंचित भवेद सूच्यम, कुछ कथा वस्तु तो कैसी होगी? सूच्य होगी, यानी जिसका अभिनय नहीं किया जा सकता वो कथा वस्तु कैसी होगी? सूच्य होगी, उसकी सूचना दी जाएगी। और दूसरी कथा वस्तु जो बची हुई जिसका अभिनय किया जा सकता है वो किस प्रकार की होगी? श्रव्य दृश्य होगी, इसको वाच्य भी कह सकते हैं। तो कथा वस्तु के दो भेद हो गए, एक तो सूच्य अभिनय के आधार पर, एक तो सूच्य और दूसरी श्रव्य दृश्य। तो जो सूच्य कथा वस्तु है और एक है श्रव्य दृश्य। तो सूच्य कथा वस्तु की सूचना दी जाएगी। जो कथा वस्तु, जो वस्तु किस प्रकार की होगी? नीरस, यानी जिसमें कोई रस नहीं है। नीरस और अनुचित जो कथा वस्तु है वो तो कौन सी होगी? सूच्य। सूच्य कथा वस्तु के किस प्रकार की होगी? नीरस और अनुचित। और दूसरी जिसका अभिनय किया जा सकता है, दर्शकों के लिए मधुर होगी, उदात्त होगी और रस और भाव से परिपूर्ण, यानी कथा वस्तु का जो अंश नीरस और अरुचिकर अनुचित है, जिसको रंगमंच पर दिखाना अनुचित है, वो कथा वस्तु कहलाएगी सूच्य, क्योंकि उसकी सूचना दी जाती है। और जो दर्शकों के लिए मधुर होगी, उदात्त होगी, यानी उनके हृदय को आकर्षित करने वाली होगी, चित्ताकर्षक होगी और रस और भाव से परिपूर्ण होगी, वो कथा वस्तु कैसी कहलाएगी? श्रव्य दृश्य कहलाएगी। ठीक है। तो अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु के कितने विभाग करेंगे? सूच्य और श्रव्य दृश्य, दो प्रकार के विभाग करेंगे। अब अर्थोपक्षेपक की बात आती है। हमने हमारे जो टॉपिक का नाम दिया हुआ वो क्या है? अर्थोपक्षेपक। अब ये अर्थोपक्षेपक क्या है? देखो, जो श्रव्य दृश्य कथा वस्तु है ना, इसका तो आपको पता है कि अभिनय करके दिखाया जाएगा। इसके बारे में तो हम जानते हैं कि जो नाटक के अंदर नायक नायिका होंगी, पात्र होंगे, वो अभिनय करके दिखाएंगे श्रव्य दृश्य कथा वस्तु का। लेकिन सूच्य वस्तु जो कथा वस्तु है उसकी सूचना कैसे दी जाएगी? सूच्य कथा वस्तु की सूचना कौन देगा और कैसे देगा? तो सूच्य कथा वस्तु की सूचना अर्थोपक्षेपक के माध्यम से दी जाएगी। सूच्य कथा वस्तु की सूचना देने वाले जो पात्र हैं वो क्या कहलाएंगे? अर्थोपक्षेपक कहलाएंगे। यानी 5 अर्थोपक्षेपक होंगे, वो सूच्य कथा वस्तु को पूर्ण करेंगे, उसकी सूचना देंगे। तो देखिए, ये अर्थोपक्षेपक कौन है? सूच्य कथा वस्तु के प्रतिपादन के प्रकार। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सूच्य कथा वस्तु के प्रतिपादन के प्रकार। और सूच्य कथा वस्तु के प्रतिपादन के 5 प्रकार हैं। यानी प्रश्न पूछा जाए अर्थोपक्षेपक कितने हैं, तो कितने हैं? 5 हैं। विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। 5 कौन हैं? अर्थोपक्षेपक हैं। देखिए,
ये 5 अर्थोपक्षेपक कौन से हैं? अर्थोपक्षेपकई, देखिए क्या कहा गया है, सूच्यम सूच्य कथा वस्तु को पंच भी अर्थोपक्षेपकई प्रतिपादियत। सूच्यम सूच्य कथा वस्तु को पंच भी अर्थोपक्षेपकई 5 अर्थोपक्षेपकों के द्वारा प्रतिपादियत प्रतिपादन किया जाता है। सूच्य कथा वस्तु के प्रतिपादन के प्रकार कौन है? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और क्या कहलाते हैं? उनका नाम क्या है? अर्थोपक्षेपक। तो अर्थोपक्षेपक क्या है? जो सूच्य कथा वस्तु है उसके प्रतिपादन के प्रकार अर्थोपक्षेपक कहलाते हैं। ठीक है, और उनके नाम कौन है? विस्कंबक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। 5 अर्थोपक्षेपक के नाम आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। नाम क्या है? विस्कंबक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। सबसे पहले जो है वो कौन है? विस्कंबक की बात हम करते हैं। विस्कंबक के बारे में कई बार पूछा जाता है, विस्कंबक क्या है? विस्कंबक एक अर्थोपक्षेपक है, ये तो अपने को पता ही है। दूसरी बात ये है कि विस्कंबक का प्रयोग कब होता है, कितने पात्र इसमें होते हैं, किस तरह से सूचना देते हैं। देखो, विस्कंबक का मतलब होता है स्तंभ। सामान्य अर्थ क्या होता है? स्तंभ। जिस तरह से स्तंभ है वो छत को सहारा देता है, उसी प्रकार विस्कंबक भी रूपक को सहारा देता है। ऐसा अर्थोपक्षेपक है। इसकी विशेषताएं क्या है? एक तो जो पूर्व की घटनाएं हैं, रूपक के अंतर्गत जो घटनाएं घट गई हैं और जो आगे आने वाली घटनाएं हैं यानी कथांश हैं, उनकी सूचना देता है, पहली बात। और प्रवेशक भी यही कार्य करता है कि जो घटनाएं घट गई हैं और आगे घटने वाली हैं और जिनको अभिनय नहीं किया जा सके, उनकी सूचना देता है। ठीक है, तो विस्कंबक सूचना देगा, सूचना देने का कार्य करेगा। दूसरी बात क्या है? ये संक्षिप्त होता है, यानी अपनी सूचना संक्षिप्त में देता है, कम शब्दों में देता है। फिर इसकी एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो पात्र होते हैं वो मध्यम पात्र होते हैं। मध्यम और अधम दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन मध्यम पात्र इसमें आवश्यक रूप से होते हैं। यानी प्रवेशक और विस्कंबक के मध्य मुख्य अंतर यही है कि प्रवेशक में तो सिर्फ अधम पात्र होते हैं, विस्कंबक में मध्यम पात्र हो सकते हैं और अधम पात्र साथ में हो सकते हैं, लेकिन मध्यम पात्र अवश्य ही मिलेंगे। मध्यम पात्र क्या होते हैं? देखो, रूपक के अंतर्गत 3 प्रकार के पात्र होते हैं। एक तो उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। उत्तम पात्र जो हैं वो संस्कृत बोलते हैं, जैसे नायक, नायिका आदि, राजा, रानी आदि क्या होते हैं? उत्तम पात्र होते हैं। मध्यम पात्र भी संस्कृत बोलते हैं। इसमें कौन से पात्र होते हैं? जैसे वणिक है, अमात्य है, इस तरह के पात्र क्या कहलाते हैं? मध्यम पात्र कहलाते हैं। और अधम पात्र प्राकृत भाषा बोलते हैं, जैसे दास, चेटी, ये सभी क्या हैं? अधम पात्र हैं। 3 प्रकार के पात्र होते हैं। तो विस्कंबक में पात्र किस तरह के होते हैं? एक या एक से अधिक पात्र हो सकते हैं। एक पात्र भी हो सकता है विस्कंबक में, 2 या 3 पात्र भी हो सकते हैं। वो पात्र किस प्रकार के होंगे सूचना देने वाले?
मध्यम होंगे, उत्तम पात्र नहीं पाए जाएंगे विस्कंबक में, मध्यम होंगे और साथ में अधम भी हो सकते हैं, लेकिन मध्यम पात्र अवश्य ही होंगे। विस्कंबक की मुख्य विशेषता यही है, मध्य पात्र प्रयोजित है, ठीक है। और विस्कंबक और प्रवेशक के मध्य दूसरा मुख्य अंतर यह है कि विस्कंबक जो है किसी भी अंक के प्रारंभ में आता है, ठीक है, और प्रवेशक भी प्रारंभ में ही आता है। लेकिन विस्कंबक है वो विस्कंबक पहला अंक होता है ना रूपक का, उसमें प्रस्तावना के बाद में, आमुख के बाद में आ सकता है, यानी प्रथम अंक के प्रारंभ में भी आ सकता है विस्कंबक, लेकिन प्रवेशक नहीं आ सकता। प्रवेशक के लिए क्या आवश्यक है, 2 अंकों के मध्य रहता है प्रवेशक, और अगर पहले अंक के प्रारंभ में आ जाएगा तो वो 2 अंकों के बीच में रहने वाली शर्त नहीं रहेगी। तो विस्कंबक है वो किसी भी अंक में आ सकता है, और प्रवेशक है वो प्रथम अंक में नहीं आ सकता, उसके अलावा सभी अंकों में आ सकता है। तो अंक के प्रारंभ में आता है विस्कंबक, और सभी अंकों के प्रारंभ में आ सकता है, ठीक है। और दूसरी मुख्य शर्त विस्कंबक की क्या है, इसमें मध्य पात्र मिलेंगे, मध्यम पात्र मिलेंगे। देखिए विस्कंबक की परिभाषा, वृत्त वर्तिष्ये माणानां कथांसानां निदर्शक है। वृत्त वर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शक है कि एक तो क्या करेगा, जो घटनाएं घट गई हैं और जो घटने वाली है वैसे कथांशों का निर्देश देता है, और क्या करता है, संक्षिप्त में अपनी बात कहता है, संक्षेप अर्थस्तु विस्कंबो मध्य पात्र प्रयोजित है। देखिए विस्कंबक क्या करेगा, वृत्त वर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शक है। पहली बात क्या है, वृत्त जो घटनाएं घट गई हैं, वर्तिष्यमाणानां जो घटनाएं घटने वाली हैं, वैसे कथांशों का निर्देश देने वाला है। यानी ऐसा कथांश, ऐसी घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं या आगे होने वाली हैं भावी समय में, उनका निदर्शक है, यानी उनकी जानकारी देता है। यानी और वो कथांश कैसे होते हैं, जिनका अभिनय नहीं किया जा सकता, वो सर्वदर्शी नहीं हो सकते, सूच्य कथा वस्तु है। तो ऐसा अर्थोपक्षेपक जो कि पहले घट गई जो घटनाएं, जो आगे घटने वाली हैं जो घटनाएं, उनकी सूचना देता है एक तो। दूसरी बात, संक्षेप अर्थस्तु, संक्षिप्त में अपनी बात कहने वाला है, संक्षेप अर्थ वाला होता है। और मध्य पात्र प्रयोजित, सबसे मुख्य जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, मध्य पात्र प्रयोजित, यानी निश्चित रूप से विस्कंबक में मध्यम पात्र पाए जाएंगे, ठीक है। यानी किसी भी अंक के प्रारंभ में आता है, ये किसी भी अंक के प्रारंभ में विस्कंबक होता है, सूचना देने के लिए आता है, और प्रथम अंक में आमुख के पश्चात आता है। आमुख के पश्चात आ सकता है, और जो पहले की घटनाएं और जो आगे होने वाली घटनाएं उनकी सूचना देता ही देता है, संक्षिप्त होता है। दूसरी बात क्या है, पात्र इसमें हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या एक से अधिक पात्र भी हो सकते हैं। और विस्कंबक शब्द का अर्थ क्या होता है, विस्कंबक का अर्थ क्या है, मूल अर्थ है स्तंभ। ये विस्कंबक की प्रमुख बात है। अब विस्कंबक के भी 2 भेद हैं, देखिए, एक तो शुद्ध विस्कंबक और दूसरा संकीर्ण विस्कंबक। तो एक अनेककृत शुद्ध है, संकीर्णो नीच मध्यमो। एक अनेककृत शुद्ध है, संकीर्णो नीच मध्यमो,
संकीर्णों नीच मध्यमई, नीच और मध्यम पात्रों के द्वारा जो होता है, तृतीया विभक्ति है। एक अनेक कृत का मतलब जिस विस्कंबक में एक या अधिक मध्यम पात्र होते हैं वो तो शुद्ध होता है, और जिसमें अधम प्लस मध्यम दोनों पात्र होते हैं वो संकीर्ण विस्कंबक कहलाता है। यानी पूछा जाए विस्कंबक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध विस्कंबक और संकीर्ण विस्कंबक। शुद्ध विस्कंबक की परिभाषा क्या है कि उसमें पात्र होते हैं, या एक भी पात्र हो सकता है, अनेक पात्र भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो मध्यम पात्र ही होने चाहिए। लेकिन संकीर्ण में क्या होते हैं, मध्यम के साथ में एक पात्र या 2 पात्र अधम अवश्य मिलेगा। तो चाहे शुद्ध विस्कंबक हो चाहे संकीर्ण विस्कंबक हो, दोनों में मध्यम पात्र तो मिलेंगे मिलेंगे। विस्कंबक की मुख्य शर्त है कि मध्यम पात्र होने चाहिए, लेकिन जो संकीर्ण विस्कंबक है उसमें मध्यम के साथ अधम भी आ जाएगा। नीच मध्यम में संकीर्णों, नीच और मध्यम दोनों पात्र होंगे वो संकीर्ण होगा, अकेले मध्यम पात्र होंगे वो शुद्ध विस्कंबक होगा। ठीक है। और विस्कंबक में जो भाषा किस प्रकार की बोलेंगे, जो पात्र होंगे वो, जो संकीर्ण विस्कंबक है उसमें तो भाषा रहेगी संस्कृत प्लस प्राकृत, क्योंकि जो अधम पात्र होंगे वो प्राकृत बोलेंगे, जो अपने मध्यम पात्र होंगे वो संस्कृत बोलेंगे। लेकिन शुद्ध विस्कंबक की भाषा पूर्ण रूप से संस्कृत ही होगी, इसलिए इसको शुद्ध कहा गया है। इसमें 2 मिल गई, संस्कृत और प्राकृत, इसलिए वो किस प्रकार का हो जाएगा, संकीर्ण विस्कंबक हो जाएगा। तो ये हमारा पहला विस्कंबक जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है पहला जो अर्थोपक्षेपक है जिसका नाम है विस्कंबक, वो पूर्ण हुआ। इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रवेशक की। तो प्रवेशक के विषय में हम कल बात करेंगे। आशा है कि आपको अच्छी तरह से अर्थोपक्षेपक के बारे में और विस्कंबक के बारे में बातें समझ आई होंगी। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम।